इस अदालती फैसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो माहिरीन कानून मौजूद हैं। बाबर सत्तार साहब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील रहे, साथ ही इरफान कादिर साहब जो फरूक नसीम साहब के वकील रहे, हुकूमती टीम का हिस्सा रहे। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब, जिनसे हम मुसलसल बात करते रहे। अब क्या होगा, टैक्स कवानीन क्या कहते हैं, ये उनसे पूछेंगे। बाबर सत्तार साहब, इरफान कादिर साहब, मैं पहले आप लोगों से शुरू करूँगा। बाबर सत्तार साहब, ज़ाहिर है आप अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना चाहते हैं बतौर वकील। कैसे देख रहे हैं, किस हद तक आप मुतमईन हैं इस फैसले से? शाहजेब साहब, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, बेसिक हुकूमत का मुकदमा ये था कि काजी फाइज ईसा साहब जब वकील थे, प्रोमिनेंटली उस टाइम पे उनकी बेगम साहबा ने कोई प्रॉपर्टीज, कोई पैसे ट्रांसफर किए और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी ली यूके में, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज ली जो जब वो जज बन चुके थे, जो जज साहब ने डिक्लेयर नहीं की, और इस बेसिस पे रेफरेंस बनाया गया कि ये जज को अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करने की जरूरत थी। हमने अदालत के सामने ये मुकदमा रखा कि ये टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी अगर स्पाउस इंडिपेंडेंट है तो उनकी एसेट्स आप और उनकी इनकम आप नहीं डिक्लेयर कर सकते अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। ये एक बुनियादी बात। ज्यादा बड़ी बात ये थी कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया क्योंकि एक विच हंट है। एक फैजाबाद केस का फैसला आया, एक जज, इंडिपेंडेंट माइंडेड जज, उसने कुछ सख्त फैसले दिए, और उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट ने एक रिव्यू फाइल किया। उन्होंने कहा इस जज को हटाना चाहिए। एमक्यूएम ने एक रिव्यू फाइल किया, तो एक प्रेशर बिल्ड किया कि आप इस जज को रिमूव कीजिए। उसके बाद अचानक एक डोगर साहब आ गए। उन्हें कहां से पता चला कि ये प्रॉपर्टीज यूके के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई, किसने उसे अलाउ किया। तो ये वो सारी बदनीयती की बात थी कि यहाँ पे हमने एक सिस्टम कायम कर रखा है जिसमें आप सर्वेलेंस करते हैं। आप सर्वेलेंस करते हैं, आप लोगों के ऊपर मटेरियल जमा करते हैं, आप उनका मीडिया ट्रायल करते हैं, और जब आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आए, अगर वो पब्लिक होल्डर है, उसके खिलाफ आप कैंपेन चलाते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो बुनियादी बात ये थी कि ये इस तरह का मुकदमा बनाया गया। अदालत ने वो रेफरेंस कलादम कर दिया। कलादम कर दिया, ठीक किया, यानी ये बात मान ली कि ये रेफरेंस गलत तरीके से बनाया गया। लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी हमें डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। शॉर्ट ऑर्डर जो आया है उसमें कम अज कम कोई जिक्र नहीं है कि जिन लोगों ने ये रेफरेंस बनाया, जो ARU यूनिट था, जो वैसे भी हमारी अकाउंटेबिलिटी करता नजर आता है शहजाद अकबर साहब का, उसकी क्या कानूनी हैसियत थी, उसने कहां से ये इख्तियार लिया कि वो जजों की सर्वेलेंस करे या उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने कैसे ये एडवाइस दे दी। कोई टैक्स प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, काजी फाइज ईसा की बेगम या उनके बच्चों के खिलाफ कोई नोटिस इशू नहीं हुए, किसी ने उनसे पूछा नहीं। उसके बगैर ये कैसे लॉ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी, प्राइम मिनिस्टर ने ये कैसे अप्रूव कर दिया, जबकि उनकी पार्टी एक पहले फाइल कर चुकी थी पिटीशन के इस जज को रिमूव करना चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने ये कैसे अप्रूव कर दिया। ये वो सारी बुनियादी बातें थी जिसका कम से कम शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कोई जिक्र नहीं है। अगर कलादम कर दिया एक रेफरेंस, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो फ्लो होने चाहिए, और कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए नहीं फ्लो होने चाहिए कि जजेस इस मुल्क में अकाउंटेबल नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए फ्लो होने चाहिए क्योंकि हमारी जुडिशरी की एक बड़ी तारीख है जिसके अंदर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक हमारी जुडिशरी का एक रोल रहा जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया डिक्टेटर्स को, उन्होंने अनडेमोक्रेटिक मूव्स को जस्टिफाई किया। तारीख की मैं बात कर रहा हूं। सो उससे जब हम निकल के आगे आते हैं तो बड़ा जरूरी है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो ताकि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर सके, और इसके साथ साथ जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी जरूरी है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे और किन जजेस की जाएगी? क्या उस जज की जाएगी जिसका कोई फैसला आपको नागवार गुजरता है, या उन लोगों को जो हमारी पावर एलीट है या हमारे पावरफुल इंस्टीट्यूशन हैं, या उन लोगों की जाएगी जिनके खिलाफ कोई जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं कि उन्होंने एज अ जज अपनी पावर अब्यूज की, एज अ जज कोई करप्शन की। अकाउंटेबिलिटी की तो ये बात है, पब्लिक ऑफिस में अगर आके आपने कोई बदकारी की, आपने अपना पावर को अब्यूज किया, उस तरह की तो यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं थी। और फिर जिस तरह से मीडिया ट्रायल चलाया गया, जिस तरह से चीजें लीक की जाती थी, 1 साल आपने एक मीडिया ट्रायल किया। हमने पहली दफा देखा कि एक जज, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, सीनियर जज 10 मेंबर के बेंच के सामने पेश होता है और आके अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है। उसकी एहलिया पेश होती है, वो 2004 का अपना रिकॉर्ड पेश करती है कि ये मेरे असासे थे, ये मेरी सोर्सेस थी, मैंने एक अपना अकाउंट बनाया, वहां से मैंने यूके में अपने अकाउंट में पैसे भेजे, मेरी अपनी इनकम थी जिसके साथ जज का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी ये चीज पेश करती हैं। हमने इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होती पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की नहीं देखी। अगर सवाल पूछिए तो फिर तब से पूछिए।
यहाँ पे जो मायूसकुन बात है इस ऑर्डर की, ये तो बिल्कुल जायज बात है कि कल-अदम करार दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने बनाया उनके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी मायूसकुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एफपीआर को डायरेक्ट कर दिया कि आप एक फैसला कीजिए। यानी एक तरह से हुकूमत को बज़ाहिर लगता है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई एक ऐसी हुकूमत को जिसने मैलाफीडीज के बेसिस के ऊपर अपना पहला रेफरेंस बनाया कि आपको हम एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप दोबारा से एक कोशिश कर देखिए कि अगर आप अपने पिछले केस पे कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें। सो क्या मैं इस फैसले से मुतमईन हूं? नहीं, मैं अपनी जाती हैसियत में एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ लॉयर, मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। इसमें हमें नजर आना चाहिए था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर मैलिस के बेसिस के ऊपर कोई चीज हुई तो जिन लोगों ने की उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस निकलने चाहिए थे और ये चीज आज खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि ये अभी भी हुकूमत के पास मजीद इस प्रोसेस को अब्यूज करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मायूसकुन है। इरफान काजी साहब, आप ज़ाहिर लीगल टीम में दूसरी तरफ थे, इस शॉर्ट ऑर्डर से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखें, शॉर्ट ऑर्डर जो है वो तो बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत शॉर्ट ऑर्डर्स देखे हैं, लेकिन उसमें ना करते हुए भी कुछ रीजंस दिए जाते हैं। यहाँ पे तो सिरे से कोई ज्यादा रीजंस दिए ही नहीं गए। मसलन जो रेफरेंस है सदर का, उसको क्वॉश कर दिया गया और वहां पे कोई वजह नहीं बताई, और ये बिल्कुल कहा गया कि डिटेल्ड ऑर्डर विल फॉलो, लेकिन कुछ तो वजह बतानी चाहिए थी। उन्होंने वो कोई वजह नहीं बताई, और फिर उन्होंने कहा कि वो जो टैक्स के मामलात हैं बेगम साहिबा के, वो एफबीआर के पास जाएंगे और उस पर कमिश्नर साहब जो फैसला सादर करेंगे। तो कमिश्नर साहब अब नेचुरली वो कमिश्नर साहब जब फैसला करेंगे, जो मुद्दत उनको दी गई है, तो वो मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाएगा और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी इवेंचुअली कि आया उन्होंने किसी जज साहब के खिलाफ प्रोसीड करना है या नहीं करना। फिलहाल सदारती रेफरेंस जो है वो खत्म हो गया है। सदर साहब की बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन एक एफपीआर के जो कमिश्नर है उनकी बात पे ज्यादा ध्यान किया जाएगा, और उनकी बात को बुनियाद बना के तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर चाहे तो फिर वो इस चीज को देख सकती है। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो पाबंद है इस चीज की कि सदर अगर उनको रेफर करते हैं कोई भी रेफरेंस, तो वो पाबंद है उसको इंक्वायर करने की। और इस वक्त ये जो फैसला जो आने वाला है, क्योंकि डिटेल्ड डिसीजन तो भी आना है, उसमें ये सारी चीज पे क्या रीजन दिया जाता है वो जब तक मैं देख ना लूं, उस पे ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा कोई मजीद इस पे बात करनी। मतलब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि ज़ाहिर इरफान कादिर साहब को इस बात पर है एतराज़ कि भाई डिटेल्स तो बताते, सदर का भेजा हुआ रेफरेंस है, आपने किस बुनियाद के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया। और सदर साहब आप ये कह रहे हैं कि भाई फिर जो बातें रिमार्क्स में थी कि किस तरीके से एसेट रिकवरी यूनिट, सर्विलेंस, ये सारे मामला, उस पर एक्शन आप बताते फैसले में, वो नहीं बताया गया। डिटेल्ड जजमेंट में जो तफसीली फैसला आएगा, क्या उसमें ये बातें हो सकती है? उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन होंगे, एक्शन का नहीं हो सकता, या हो सकता है उसमें? देखिए, कह तो सकती है, लेकिन आमतौर पे जो एक्शनेबल पॉइंट्स होते हैं उनकी समरी शॉर्ट ऑर्डर में आ जाती है। लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में किस बेसिस के ऊपर, क्या वो मैलाफाइडी थी, क्या गैर कानूनी एक चीज थी, एआरयू यूनिट ने अपने कानूनी उसकी कोई हैसियत है या नहीं है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट लीगल तो ये होता है कि अगर एक चीज का फंडामेंटल फ्रेमवर्क ही अगर गलत था, आपने अगर टैक्स की प्रोसीडिंग्स करनी थी आपने नहीं की, एआरयू अगर के पास कोई इख्तियार नहीं था उसने इस्तेमाल कर लिया, या प्राइम मिनिस्टर ने अपना रीजन ऑर्डर नहीं पास किया, प्रेसिडेंट ने रीजन ऑर्डर नहीं पास किया, तो आप इलीगैलिटी के बेसिस के ऊपर एक चीज को खत्म कर सकते हैं। तो किस वजह से खत्म किया, ये तो एक बात की बात है। लेकिन तमाम इस मुल्क की तमाम लॉयर कम्युनिटी, बार काउंसिल काजी फायज ईसा के हक में खड़ी थी, और वो इसलिए नहीं खड़ी थी कि ये जज किसी को रिलीफ देता है। हम वकीलों को एक दिन रिलीफ मिलती है, एक दिन हमारे खिलाफ फैसला होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये परेशानी थी कि आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग की स्ट्रीट को, एक ऐसा जज जिसकी बहुत अच्छी शोहरत है, जिसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि आपने अपनी जुडिशल पावर को अब्यूज किया है, या कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है जिसके ऊपर, जब आप उसके साथ ये सलूक करते हैं जो काजी फायज ईसा के साथ किया गया, तो वो तमाम मुल्क के जजेस को और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को एक मैसेज है। सो आज अगर हमने इस रविश को खत्म करना था, तो फिर एक सख्त फैसला आना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत तरीके से इस रेफरेंस को बनाया। लेकिन हमने देखा है कि कम अज कम
शॉर्ट ऑर्डर के अंदर वो चीज नहीं है। अल्लाह करे कि तफसीली फैसले के अंदर कोई ऐसी बात हो। इरफान काजी साहब, ज़ाहिर है उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पूरा मनी ट्रेल बताया, अकाउंट बताया, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, इस अकाउंट में गए। क्या उसके बावजूद ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ऑप्शन खुला रखा गया है, क्या उन्हें मुंसलिक किया जा सकता है अभी भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं और साबित कर रही हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अदालत तो अपेरेंटली ये तमाम जो सोर्सेज हैं उनको एक किस्म का उनकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो तस्वर कर रही है अदालत कि वो उनकी इंडिपेंडेंट है, वरना रेफरेंस जो था वो किस ग्राउंड पे उन्होंने क्वॉश किया। तो अब एफपीआर जो है वो अगर उन्होंने बेगम साहिबा की ये एक्सप्लेनेशन मान ली है सुप्रीम कोर्ट ने, तो एफपीआर क्या कोई मुख्तलिफ फैसला दे सकती है उस पर? ये एफपीआर के लिए भी काफी सोच समझ के चलने वाली बात है। वो भी कोशिश करेंगे कि ऐसा फैसला ना दें जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनसे कोई मुतसादम फैसला दे दें, तो बड़ी टाइट रोप वॉक होगी उनके लिए, एफबीआर के लिए भी। मगर इरफान काजी साहब, दूसरी तरफ से कंसर्न यह है कि एफबीआर मातहत है हुकूमत के। एफबीआर की तकरीरियाँ, एफबीआर की प्रमोशंस, तरक्कियाँ सारी हुकूमत ने करनी हैं, कोर्ट ने नहीं करनी है। और जिस तरीके से उनका एतराज़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को टारगेट किया गया है, तो एफबीआर को हुकूमत दोबारा इस्तेमाल कर सकती है उनके खिलाफ, उनका कंसर्न ये है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे वक्त आता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो सैंडविच हो जाता है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, और वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त। तो वो देखता है ताकत का तवाज़न, अगर तो ताकत का तवाज़न अदलिया के साथ हो तो वो उधर हो जाता है, और अगर ताकत का तवाज़न हुकूमत के साथ हो उधर हो जाता है। आइदर वे वो आइन और कानून को नहीं देखता, वो देखता है कि इस वक्त कौन ज्यादा ताकतवर है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डिलेमा है हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का। उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब अल्लाह करे कि मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि जो मौजूदा हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो किसी का भी असर नहीं लेगी और जो आइन और कानून के मुताबिक है सही फैसला सादर फरमाएं। वैसे उम्मीद करते हैं, मगर साथ ये बताइएगा एफबीआर जो भी फैसला करे, उनकी अहलिया के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, अपने रिटर्न्स फाइल करते रहे हैं, अगर अकाउंट्स उनके नाम पर हैं जैसा कि वो कह रही हैं और डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं, तो जो भी एफबीआर का फैसला होगा, अब उससे क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा मुतासिर हो सकते हैं, उन्हें मुंसलिक किया जा सकता है, या वो अब आज़ाद हैं इस लायबिलिटी से? नहीं, मियाँ को नहीं फिर अकाउंटेबल करार दिया जा सकता, क्योंकि फिर तो सेपरेट होगी ना दो चीजें। अगर पेनल्टी लगती है लेकिन ये बात मान ली जाती है कि ये प्रॉपर्टीज इन्हीं की हैं और सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं वो भी इन्हीं ने सप्लाई किए थे इन प्रॉपर्टीज को के हसूल के लिए, तो फिर मियाँ का उससे ताल्लुक जो है वो बिल्कुल नहीं बनता। बाबर सत्तार साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? क्या अब मुंसलिक किया जा सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हैं, जो पाकिस्तान के कवानीन के तहत? शाहजेब साहब, यही वो प्रॉब्लमेटिक सवाल है, इनका जवाब तो हम नहीं दे सकते। अगर तो नेक नियति के ऊपर चीजें मबनी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफबीआर को इससे पहले भी किसी ने नहीं रोका था कि वो अपने कानूनी दायरे के अंदर रह के जो मर्जी करना चाहे। और एक हमारी बड़ी ऑब्जेक्शन ये थी कि क्यों नहीं मिसेज ईसा को, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, या उनके बच्चों को, अगर उन्होंने टैक्स नहीं पे किया तो जिस तरह बाकी तमाम लोगों को नोटिस इशू होते हैं उन्हें भी हो जाता नोटिस इशू, क्यों नहीं इसके ऊपर तहकीक की एफबीआर ने? और अगर फिर एफबीआर के कानून के नीचे एक लिमिटेशन पीरियड है कि आप मेरे से, आपसे कोई टैक्स वाला बंदा 5 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं सीख कर सकता। यहां हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की जो 2004 में बनी, जो 2011 में बनी, उनका रिकॉर्ड निकालना, खुद जिन लोगों की वो प्रॉपर्टी थी मिसेस की, उन्होंने अदालत को बताया कि इतना मुश्किल है इस वक्त जाके, क्योंकि हमारे बैंक भी 10 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते। तो एफबीआर के पास कोई लीगल इख्तियार अब नहीं था या नहीं है कि वो ये सवालात पूछ सके मिसेस फाइज ईसा से, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ना लिखती थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया तो एक दरवाजा एफबीआर के लिए खुल गया। सो एफबीआर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक हुकूमत जिसने बदनीयती के ऊपर पहला रेफरेंस बनाया, उससे मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि दूसरी दफा वो बड़े इंसाफ के पैमानों के लिहाज से वो देख के कोई फैसला करेंगे? पहली बुनियादी इशू मुझे ये नजर आता है जो 7 जजेस का ऑर्डर है उसके अंदर। दूसरा बुनियादी इशू ये नजर आता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार जजेस के ऊपर है। वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट को देखते हैं, वो देखते हैं कि जज ने क्या गलती की। यहां पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक ऐसे पैसे की जो जज ने नहीं बनाया, एज ए वकील भी नहीं बनाया, उनकी अहलिया की इनकम है। और किस टाइम की इनकम है? प्रिडोमिनेंटली उस टाइम की इनकम है जब
काजी फायज ईसा जज भी नहीं थे। तो मेरी बीवी की आज की इनकम हो, कल को आप मुझे जज बना दें और उसके बाद आप कहें कि ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसे देखेगी, बड़ी तफसील से 1 साल इसके ऊपर दलाइल सुने। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो अपना मैंडेट है वो हमारे सामने है, उनका दायरा इख्तियार हमारे सामने है। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो किसी भी चीज को, कंप्लेंट को देख सकती है, तो इसे खुला छोड़ सकते थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को पाबंद कर देना कि एफबीआर एक रिपोर्ट रखेगी चीफ जस्टिस साहब के सामने और वो उसे लेके जाएंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, ये मुझे चीज प्रॉब्लमेटिक नजर आती है। ये कहने की सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी? कल को अगर कोई चीज आ जाती सामने तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तो हाथ नहीं बंधे हुए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।